Hello students, welcome back. And in this video series, we are going to discuss about the quick revision of class 12th information practices because already we have covered the syllabus and this is the time to do the quick revision. So all of you must know that NCERT has released ebook for 12th IP and we are going to discuss all the exercises chapter wise. So in today's video, we are going to discuss the exercise of the first chapter, which is from MySQL. So without wasting our time, let us start today's video. So very first question is define RDBMS and name any two RDBMS software. So we know that RDBMS stands for Relational Database Management System. It means it will have multiple tables and all the tables will be interrelated. Any two example can be given. It may be your MySQL, it may be your Oracle. Now you have to specify what is the purpose of order by clause and having clause. ऑर्डर बाय का क्लॉज का मतलब आपको पता है, जब हम अपने रिकॉर्ड्स को किसी स्पेसिफिक ऑर्डर मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं तो हमें ऑर्डर बाय क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है। हैविंग क्लॉज की क्या ज़रूरत है? हैविंग क्लॉज और वेयर क्लॉज बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए बेटे। अगर ग्रुपिंग करने से पहले आप कंडीशन अप्लाई करना चाहते हो तो आपको वेयर क्लॉज यूज़ करना है, और अगर ग्रुप बाय आपने यूज़ किया है उसके बाद अगर आप रिकॉर्ड को फिल्टर करना चाहते हो तो आपको हैविंग क्लॉज यूज़ करना है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि हैविंग क्लॉज इज यूज टू स्पेसिफाई कंडीशंस ऑन द रोज आफ्टर अप्लाइंग ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट में हमें रो मिले हैं, अगर उसमें हमें फिल्ट्रेशन करनी होगी तब हम हैविंग क्लॉज यूज़ करते हैं। नाउ अनदर क्वेश्चन, any two differences between single row function and aggregate function. नाम से ही पता चल रहा है dear students, single row function means it will work on single row to return a single value. means अगर हमारे पास 10 रो होंगे तो हमारे पास 10 अलग अलग आउटपुट आएंगे, जबकि aggregate functions एक सेट ऑफ रिकॉर्ड पे काम करता है और बदले में हमें एक ही आउटपुट रिटर्न करके देता है। सो एग्रीगेट फंक्शन वर्क्स ऑन अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स एज अ होल एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। मतलब अगर 10 रिकॉर्ड पे एग्रीगेट फंक्शन काम करेगा तो भी वो बदले में हमें एक ही रिजल्ट देगा, जैसे कि काउंट फंक्शन, सम फंक्शन, मैक्स फंक्शन इसके एग्जाम्पल हो गए, और सिंगल रो फंक्शंस के एग्जाम्पल हो जाएंगे जितने भी हमने स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़े हैं या फिर न्यूमेरिक फंक्शंस पढ़े हैं वो सारे ही हो जाएंगे हमारे सिंगल रो फंक्शंस के एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम दो टेबल के ऊपर परफॉर्म करते हैं तो इट गिव्स ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू टेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस पर्पस के लिए कौन से फंक्शंस यूज होंगे। सो टू डिस्प्ले द डे लाइक मंडे एंड ट्यूसडे, अगर हमें रिजल्ट में मंडे ट्यूसडे चाहिए किसी डेट से तो हम जो फंक्शन यूज करते हैं वो फंक्शन का नाम होता है डे नेम। टू डिस्प्ले द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन से हमें कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए होंगे तो उसके लिए हमारे पास है मिड फंक्शन भी है, ठीक है, और INSTR फंक्शन भी है। अगर लेफ्ट मोस्ट से चाहिए होगा तो लेफ्ट फंक्शन है, अगर राइट मोस्ट से चाहिए होगा तो राइट फंक्शन है, लेकिन अगर इनके अलावा किसी पर्टिकुलर पोजीशन से चाहिए होगा तो हमारे पास मिड फंक्शन या INSTR फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द मंथ, अगर मंथ का नाम हमें जानना हो किसी पर्टिकुलर डेट से तो उस फंक्शन का नाम है मंथ नेम। नेक्स्ट, टू डिस्प्ले योर नेम इन कैपिटल लेटर्स, अगर कैपिटल लेटर्स में आपको नाम जानना है तो हमें यूज करना होगा अपर फंक्शन। ओके, अब इसमें कुछ स्टेटमेंट है और आपको इसके आउटपुट लिखने हैं, तो चलिए इसको हम देखते हैं। सेलेक्ट पावर 2,3, मतलब ये हमें आउटपुट में क्या देगा 2 to the power 3, और 2 to the power 3 मतलब हमें पता है क्या होगा 8 होगा, ठीक है। आप चाहो तो मैं इसे एग्जीक्यूट करके भी दिखा सकती हूँ बट इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस। यहाँ पे आप सॉरी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे हमें आंसर देगा 8, क्योंकि हमें क्या आंसर दे रहा है 2 to the power 3, इट इज सेम एज 2 to the power 3। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है राउंड फंक्शन है। राउंड फंक्शन काफ़ी इजी है अगर हमारे पास दूसरा जो पैरामीटर है वो पॉजिटिव है तो,
बट अगर निगेटिव है दूसरा पैरामीटर तो इसको हम कैसे समझेंगे? अब इसका यहाँ पे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कॉमा के बाद लिख रखा है 2। इसका मतलब है हमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स चाहिए? 2 डिजिट्स चाहिए, मतलब 2 और 3 चाहिए। अब 3 नेक्स्ट डिजिट को तभी राउंड ऑफ होता जब उसके बाद का डिजिट या तो 5 या तो 5 से ज़्यादा होता। तो यहाँ पे तो 3 के बाद 4 है, इसीलिए ये अनअफेक्टेड रहेगा। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 123.23। लेकिन यहाँ आप देखो, यहाँ पे है -1। अब -1 लिखने का ये मतलब है कि आप देखो वंस पोजीशन पे क्या है। यहाँ पे -1 है मतलब आप 1 पोजीशन देखोगे, अगर -2 होगा तो आप 10 पोजीशन देखोगे, अगर -3 होगा तो आप 100 पोजीशन देखो। इस तरह से आपको देखना है, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, ऐसे आपको देखना है। तो अगर -1 है तो हम यहाँ पे ये 2 को देखेंगे और 2 का नियरेस्ट जो राउंड अप पोजीशन होगा वो क्या होगा? तो 2 का जो नियरेस्ट राउंडेड पोजीशन होगा यहाँ पे हम किसके पास हो जाएगा? 0 के पास जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 340 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये होता -2 तो फिर हम यहाँ पे 4 के पास चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता? 300 हो जाता। ओके, तो यहाँ पे अगर इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? 123.23 और ये हो जाना चाहिए 340। हम देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। आप देखिए 123.23 और 340। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट लेंथ इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। ये टोटल काउंट करके आपको बताएगा कि हमारे इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में कितने कैरेक्टर्स हैं, इवन कि वो स्पेस भी काउंट करके बताएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 21 कैरेक्टर्स हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारे ही कैरेक्टर्स को काउंट करेगा, चाहे वो स्पेस हो, चाहे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपको ईयर स्टेट से कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे इस डेट से हमें निकालना है ईयर, इस डेट से हमें निकालना है मंथ और इस डेट से हमें निकालना है डे। ठीक है, तो इसके लिए 1979 आना चाहिए, मंथ से आना चाहिए 11 और डे से आना चाहिए 26। ठीक है, अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे ओके, इसका फॉर्मेट करेक्ट नहीं है, इसको हम अपने फॉर्मेट में ले आते हैं। यहाँ पे हाइफन, यहाँ पे हाइफन, ठीक है, ये एग्जीक्यूट कराने के लिए मुझे करना पड़ रहा है, अदरवाइज आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पता ही है कि आंसर क्या होगा। पहला वाला फंक्शन में वो ईयर एक्सट्रैक्ट करके देगा, दूसरे वाले फंक्शन में वो मंथ एक्सट्रैक्ट करके देगा जो कि 11 है, और तीसरे वाले में वो डे एक्सट्रैक्ट करके देगा जो कि 26 है। तो ये तो मैं आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखा रही हूँ, बट आपको यहाँ पे खुद ही एक्सपेक्ट करना है कि करेक्ट आउटपुट क्या आएगा। तो आप देख सकते हो ईयर आया 1979, उसके बाद मंथ आया आपका यहाँ पे 11 और डे आया 26। अब देख सकते हो जब भी हम आउटपुट लिखते हैं तो आउटपुट की हेडिंग वही होती है जो हमने सेलेक्ट के साथ लिखा हुआ होता है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट के साथ ये स्टेटमेंट लिख रखा है, तो आप देखो हेडिंग वही है। यहाँ पे ये हेडिंग है, तो सेलेक्ट के साथ जो भी स्टेटमेंट होता है हमारे आउटपुट की हेडिंग वही बन जाती है। ठीक है, तो आप आउटपुट लिखते वक्त ध्यान देना कि आपका आउटपुट के साथ आपके जो कॉलम की हेडिंग होगी वो वही होगा जो आपने सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ लिखा होगा, या क्वेश्चन में जो भी सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ लिख रखा होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे मंथ नेम भी था। ओके, लेट अस, अगर आप मंथ नेम जानना चाहोगे तो यहाँ पे हमें क्या देगा? मंथ नेम हमें देगा नवंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर्स चाहिए हमें इंडिया के और राइट साइड से 4 कैरेक्टर्स चाहिए हमें साइंस के। तो अगर लेफ्ट साइड से हम 3 कैरेक्टर्स की बात करें तो हमें क्या मिलेगा? आई एंड डी। और अगर राइट साइड से हम 4 कैरेक्टर्स की बात करें कंप्यूटर साइंस में तो हमें क्या मिलेगा? ई एन सी ई। तो देखते हैं इसे एग्जीक्यूट करके हमें हमारा आउटपुट मिल रहा है या नहीं। तो आप देखो
लेफ्ट साइड से हमें मिला IND और राइट साइड से हमें मिल रहा है ENCE। बिल्कुल ध्यान देना है आपको कि आप स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं या कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं। जो आपका स्ट्रिंग जिस तरीके से लिखा होगा आउटपुट में भी आपको वैसे ही आंसर लिखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इंडिया कैपिटल में लिखा है और आपने आउटपुट में स्मॉल लेटर में लिख दिया। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तो आपको बहुत ही केयरफुली आपको अपने आंसर्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि मिड फंक्शन ही वो फंक्शन है जो स्पेसिफिक पोजीशन से स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तो अगर ये हमारा है मिड फंक्शन और अभी हम देखते हैं एग्जीक्यूट करके ये क्या करेगा, थर्ड पोजीशन से 4 कैरेक्टर्स निकाल के हमें देगा। ठीक है, और जो काम मिड फंक्शन का होता है वही काम सब str का भी होता है। मुझे लगता है गलती से मैंने लास्ट टाइम instr कह दिया है। मिड फंक्शन और सब str फंक्शन का काम एक ही होता है। तो हम इसको देखते हैं ये क्या हमें एग्जीक्यूट करके देता है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसने थर्ड पोजीशन से हमें कितने कैरेक्टर्स निकाल के दिए, 4 कैरेक्टर्स निकाल के दिए। थर्ड पोजीशन मतलब आप देख सकते हो F, और F से 4 कैरेक्टर्स मतलब FORM। वैसे ही प्रैक्टिसेस से इसने थर्ड कैरेक्टर से थर्ड पोजीशन से कितने कैरेक्टर्स चाहिए वो स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, मतलब थर्ड पोजीशन से सारे के सारे कैरेक्टर्स चाहिए। तो थर्ड पोजीशन पे A है तो A के बाद जितने भी कैरेक्टर्स थे वो हमारे सारे के सारे आंसर में आ गए। तो मिड और सब str वो जो फंक्शन है दोनों का पर्पस सेम ही होता है। ठीक, अब है ये एक टेबल दिया है डियर स्टूडेंट और इस पे हमें SQL क्वेरी परफॉर्म करनी है। तो आप देखो पहला क्वेश्चन है ये कि राइट SQL क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग। आपको ये टेबल बनाने के लिए क्वेरी लिखनी है। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए क्वेरी आपको पता है कि कैसे लिखी जाती है। ऑलरेडी ये टेबल मैं बना चुकी हूँ इसलिए मैं इसका अभी आपको नहीं दिखाऊंगी, लेकिन इसके आगे के क्वेश्चंस में जो टेबल है उसकी क्वेरी को मैंने सेव करके रखा है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये क्रिएट टेबल का जो भी स्टेटमेंट होगा वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने टेबल क्रिएट करके रखा है। डेटा टाइप के ऊपर हम डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं। इस वाले डेटा टाइप में आप देख सकते हो बेटे इन कैरेक्टर्स हैं और सारे के सारे फिक्स्ड लेंथ के हैं। ठीक है, आप सब में देख सकते हो लेंथ है 3, तो इसका डेटा टाइप हम कैरेक्टर चूज कर सकते हैं विद द लेंथ 3। ये वेरिएबल कैरेक्टर है इसलिए इसका डेटा टाइप हम var रखेंगे, इसका डेटा टाइप हम इंटीजर रखेंगे और इसका डेटा टाइप हम फिर से var रखेंगे। अब बात आती है कंस्ट्रेंट की। कंस्ट्रेंट की मतलब आपने किसी कौन सा कंस्ट्रेंट दे रखा है, तो यहाँ पे p कोड को हम प्राइमरी की बनाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्राइमरी की इन द प्रोडक्ट। बहुत ऑब्वियस है कि p कोड ही हमारा प्राइमरी की होगा क्योंकि वो कभी भी दो प्रोडक्ट के लिए सेम नहीं हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिस्ट द प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोडक्ट नेम। ठीक है, हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट कोड चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, प्रोडक्ट प्राइस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, ये सारी चीजें हम हटा देते हैं। हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट लिखते हैं, टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है। हमें क्या क्या चाहिए एज पर द क्वेश्चन, हमें चाहिए प्रोडक्ट का कोड, प्रोडक्ट का नाम और चाहिए हमें उसके प्राइस किस ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोडक्ट नेम। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट का नाम सेम होगा तो ऑर्डर किसके अकॉर्डिंगली अरेंज होना चाहिए, तब ऑर्डर अरेंज होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस। मतलब यहाँ पे जो हम ऑर्डर करेंगे वो 2 कॉलम पे बेस्ड होगा, 2 लेवल की ऑर्डरिंग हमें करनी है। तो अगर ये हमें चाहिए तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट, हमें जो जो चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए p कोड कॉमा p नेम कॉमा u प्राइस, कॉलम का नाम है, फ्रॉम टेबल का नाम, प्रोडक्ट। कंडीशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, इसको ऑर्डर करना है, ऑर्डर बाय p नेम करना है। कैसे करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। और
अगर दो प्रोडक्ट नेम सेम हुए तो हमें किसके अकॉर्डिंगली अरेंज करना है, यू प्राइस के अकॉर्डिंगली अरेंज करना है, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। अब असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज वो हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 लेवल की ऑर्डरिंग हो रही है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटे, हमें पी कोड मिल रहा है, पी नेम मिल रहा है, यू प्राइस मिल रहा है। पहले हमने किसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर किया, पी नेम के अकॉर्डिंगली। पी नेम ऑर्डर वाइज अरेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो पी नेम डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज अरेंज हो रहा है। पहले टी, अब देखो डब्ल्यू से शुरू हुआ है और एस की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर दो पी नेम कॉमन हुआ तब यू प्राइस के असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंगली अरेंज हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टूथपेस्ट दो कॉमन है, तो पहले कौन सी प्राइस आई, जो कम थी वो आई। वैसे यहाँ पे सोप कॉमन है, तो पहले कौन सी प्राइस आई, जो कम थी वो आई। इस तरह से हम 2 लेवल ऑफ सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ऐड a new column discount to the table product। अब ये टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, हमें क्या करना है, इसमें एक डिस्काउंट कॉलम ऐड करना है। ठीक है। तो चलो हम इसमें एक डिस्काउंट कॉलम ऐड करते हैं। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल में आगे अगर हमें कोई कॉलम ऐड करना हो, डिलीट करना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑल्टर टेबल। टेबल का नाम है प्रोडक्ट और हमें क्या करना है, ऐड करना है। कॉलम का नाम हमने दिया है डिस्काउंट और इसका हम डेटा टाइप दे देते हैं डेसिमल, क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू भी एक्सेप्ट कर सकता है। और यहाँ पे हम डिस्काउंट 5,2 मतलब टोटल 5 डिजिट्स होंगे, जिसमें 2 डेसिमल के बाद होगा बस, और हम कुछ नहीं रखते हैं। बस इसको हम एग्जीक्यूट करा देते हैं। ये हमारा नया कॉलम ऐड हो गया। ठीक है। अगर आप चाहते हो देखना तो हम DESC करके देख सकते हैं कि हमारा नया कॉलम ऐड हुआ है या नहीं। आप देखो यहाँ पे डिस्काउंट एक हमारा नया कॉलम ऐड हो चुका है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम प्रोसीड करते हैं। कॉलम हमने ऐड कर लिया। अब बारी आती है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द डिस्काउंट इन द टेबल प्रोडक्ट एज 10% ऑफ द यू प्राइस for all those products where the U price is more than 100, otherwise the discount will be 0। अब जिनका डिस्काउंट जो है, जिनकी प्राइस 100 से ज़्यादा है, उनको कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए, उनको डिस्काउंट मिलना चाहिए 10% ऑफ द यू प्राइस। ठीक है। तो चलो हम ये करके देखते हैं। हम अब अपने टेबल को अपडेट करेंगे। ठीक है। तो अभी हम अपडेट करेंगे। ये हमें कैलकुलेट करना है या हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो हम सीधे सेलेक्ट स्टेटमेंट करते हैं। अगर अपडेट करना होता तो हम अपडेट यूज करते। तो हमें कैलकुलेट करना है, हम लिखेंगे सेलेक्ट 10% मतलब 0.1 इंटू किसका, यू प्राइस का, यू प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है वेयर, कंडीशन हमारा दिया हुआ है। ठीक है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन में होना चाहिए हमारा कैलकुलेट द वैल्यू, तो हम इसको अपडेट ही कर देते हैं, वो सही होगा, क्योंकि ऑलरेडी डिस्काउंट कॉलम को हमने ऐड कर दिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपडेट। टेबल का नाम हमारा प्रोडक्ट है। सेट, कौन सा कॉलम हम सेट करने वाले हैं, डिस्काउंट कॉलम को सेट करने वाले हैं। ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, 10% से कैलकुलेट हो रहा है इनटू यू प्राइस वेयर, कंडीशन हमारा क्या है यहाँ पे, यू प्राइस जिनका यूनिट प्राइस 100 से ज़्यादा है उन्हीं को ये डिस्काउंट मिलनी है। तो यहाँ पे हम ग्रेटर दैन 100 लिख देते हैं। ठीक है। कंट्रोल एंटर कर देते हैं। So here you can see that we have updated the value where the U price is greater than 0। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे select, यहाँ पे अपने रिकॉर्ड्स को हम चेक कर सकते हैं कि हमारे वैल्यूज डिस्काउंट के अपडेट हुए हैं या नहीं हुए हैं।
आप देख सकते हो जहाँ पे हमारी प्राइस 100 से ज़्यादा थी वहाँ पे हमें उसके डिस्काउंट प्राइस पे मिल चुके हैं। उसी तरह से जहाँ पे हमारे वैल्यूज़ कम है वहाँ पे हमें क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो दैट वी कैन ऑल्सो डू। यहाँ पे अभी हम क्या कर देंगे, हमें डिस्काउंट 0 रखना है जहाँ पे हमारा जो प्राइस लेस देन या 100 के बराबर है। तो उसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं और फिर से हम देखते हैं कि क्या वहाँ पे 0 हुआ या नहीं। तो आप देख लीजिए बाकी जगह पे 0 हो गए हैं डिस्काउंट, और जहाँ पे 100 जो प्राइस से ज़्यादा थे वहाँ पे डिस्काउंट प्राइस आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Then coming to the next one, increase the price by 12% for all the products manufactured by Dove. अब Dove के जो मैन्युफैक्चर्ड जो प्रोडक्ट Dove के हैं तो हमें 12% से क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो ये इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, अपडेट कमांड यूज़ करना होगा। तो चलिए इसके लिए भी हम अपडेट कमांड यूज़ करते हैं। हम यूज़ करेंगे अपडेट प्रोडक्ट सेट। अभी हमें प्राइस भी इंक्रीज करनी है। कितनी इंक्रीज करनी है, एग्जिस्टिंग प्राइस में और कितना ऐड हो जाना चाहिए, 12%, मतलब 0.12 इंटू जो हमारी एग्जिस्टिंग प्राइस है वो। ठीक है, और कंडीशन क्या है हमारा, कंडीशन है हमारा कि मैन्युफैक्चरर क्या होने चाहिए, मैन्युफैक्चरर जो होने चाहिए उसके क्या होने चाहिए, डव होने चाहिए एज पर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं एग्जीक्यूट करके हम इसको। ओके सॉरी, यहाँ पे हमने कहीं पे यहाँ पे यू प्राइस हमें मेंशन करना था, मैंने सिर्फ प्राइस लिख दिया है। तो यहाँ पे हमारा अपडेट हो चुका है। हम एक बार फिर से देख सकते हैं अपडेशन को। यहाँ पे डव के प्राइस में आप देखो अपडेशन हो चुका है। ठीक है, 43 और 274 अपडेशन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें आउटपुट निकालना है। ठीक है, अब आपको ध्यान ये रखना है बेटे कि ये आपको जो टेबल दिया हुआ था उसमें से ही आउटपुट निकालने के लिए आपको ये बोला जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे फिलहाल अपने प्राइस को बढ़ा दिया है। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको अभी स्किप करना है, क्योंकि ये जो यहाँ पे देख सकते हो ऑन द अबव टेबल, ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग टेबल दिया था उसके बेसिस पे ही आपको ये सारे आउटपुट कैलकुलेट करने हैं। लेकिन अभी अभी हमने प्राइस को क्या किया है, चेंज कर लिया है। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, तो मैं उसी पे बताती हूँ, बट आप एग्जाम में केयरफुली आप सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि आपको प्रोडक्ट नेम चाहिए और यू प्राइस एवरेज चाहिए। किसके अकॉर्डिंगली ग्रुपिंग हो चुकी है, प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंगली ग्रुपिंग हुई है। इसका मतलब एक जैसे जो प्रोडक्ट नेम थे उनकी ग्रुपिंग हो जाएगी और उनके एवरेज प्राइस दिखाए जाएंगे आपको। ठीक है, तो अगर हम कंट्रोल एंटर करते हैं आप देखो एक जैसे प्रोडक्ट नेम की जो ग्रुपिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ज़रूर कुछ देखिए, फंक्शन एवरेज, ओके, यहाँ पे फंक्शन का नाम होना चाहिए बेटे एवीजी। अब आप देखो एक जैसे प्रोडक्ट नेम की ग्रुपिंग हुई है। वॉशिंग पाउडर में एक ही प्रोडक्ट था, टूथपेस्ट में 2 प्रोडक्ट थे, सोप में 2 प्रोडक्ट था, शैम्पू में 1 प्रोडक्ट थे। उसके बाद उनका एवरेज कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द आउटपुट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट मैन्युफैक्चरर। कितने अलग अलग मैन्युफैक्चरर हैं उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो जितने भी अलग अलग मैन्युफैक्चरर हैं वो डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे। जैसे डव थे, कोलगेट था, पेप्सोडेंट था, ये अलग अलग जो कि डिस्टिंक्ट लिखा हुआ। अगर आप ओरिजिनल टेबल में देखोगे तो आप देख सकते हो कि डव की एंट्री 2 बार हुई है, लेकिन चूंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड लिखा हुआ है इसलिए आपको यहाँ पे रिपीटेड वैल्यूज नहीं लेने हैं।
नेक्स्ट है सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट पी नेम। अब कितने अलग अलग प्रोडक्ट नेम है ये आपको काउंट करके बताना है, ठीक है। यहाँ पे काउंट फंक्शन लिखा है और डिस्टिंक्ट भी लिखा है, मतलब एक तो आपको प्रोडक्ट नेम के रिपीटेड वैल्यूज नहीं लेने हैं और दूसरे ऐसे कितने अलग अलग वैल्यूज है उसको आपको काउंट करना है। तो ऐसे अलग अलग वैल्यूज कितने हैं हम देखते हैं यहाँ पे। स्पेलिंग कहीं पे तो कुछ गड़बड़ हुआ है, फ्रॉम सॉरी, यहाँ पे नोट्स गलती से आ गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 4 अलग अलग प्रोडक्ट के नाम हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें ग्रुपिंग करनी है प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंगली और क्या करना है, हमें मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस उस ग्रुपिंग में से निकालनी है, ठीक है। तो पहले हम प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंगली ग्रुपिंग कर लेंगे और फिर उस ग्रुपिंग में जो मैक्सिमम प्राइस होगा और जो मिनिमम प्राइस होगा वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो आपके आउटपुट देखो, प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंगली ग्रुपिंग हो गई। वॉशिंग पाउडर तो एक ही था, शैम्पू एक ही था, तो मैक्सिमम भी वही रहेगा, मिनिमम भी वही रहेगा। लेकिन टूथपेस्ट 2 बार था और सोप भी 2 बार था, तो इसमें जो मैक्सिमम प्राइस होगा वो मैक्सिमम कॉलम के अंदर जाएगा, जो मिनिमम था वो मिनिमम के अंदर जाएगा। उसी तरह से सोप के लिए भी होगा। तो डियर स्टूडेंट, this was the first part of this exercise. We will discuss the next part in the next video. So if you find this video useful, then thank you for watching and don't forget to like it, share it and subscribe it. Thank you for watching.